नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है। हाँ। एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म का सार। ये हमें ले जाती है 1932 के आसपास, एक बिल्कुल वीरान द्वीप पर। अच्छा। कहानी है जर्मनी के डॉक्टर रिटर की। वो अपनी पत्नी डोरा के साथ मतलब सभ्यता की भागदौड़ से एकदम दूर चले गए। प्रकृति के बीच एकांत में। हाँ, एक नया जीवन शुरू करने और अपना क्या कहते हैं दर्शन लिखने के इरादे से। सोचिए, पूरी दुनिया से कटकर एक नई शुरुआत। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एकांत वाकई उतना शांत होता है, उतना सरल जैसा हम सोचते हैं? ये विचार ही अपने आप में बड़ा लुभावना है ना। समाज से दूर जाना, प्रकृति की गोद में एक आइडियल लाइफ खोजना। हाँ, डॉक्टर रिटर का ये कदम एक तरह का मतलब दार्शनिक प्रयोग ही था। क्या इंसान समाज के बिना जी सकता है? क्या प्रकृति हमें बेहतर बनाती है? पर जैसा ये कहानी दिखाती है, बाहरी दुनिया से भागना शायद फिर भी आसान हो, पर अपने अंदर की जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, जो दूसरों से टकराव है, उससे बचना शायद नामुमकिन है। सही कहा। ये कहानी तो असल में एक लैब जैसी बन जाती है कि भाई चरम दबाव में इंसान का असली रूप क्या होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रिटर और डोरा द्वीप पर अपना जीवन शुरू करते हैं। रिटर अपना दर्शन लिखते हैं। हाँ, कि दुनिया में कैसे जिया जाए, नया जीवन कैसे बनाया जाए वगैरह। और कमाल की बात यह है कि उनके लेख वो जहाज़ों के जरिए बाहर जाते हैं, अखबारों में छपते हैं, और वो मतलब देखते ही देखते दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। और यही कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। रिटर तो गए थे एकांत की तलाश में, लेकिन उनकी अपनी ही प्रसिद्धि उनके एकांत में क्या कहते हैं बाधा डालने लगती है। हाँ, लोग उनके विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सचमुच उनके पीछे पीछे उस वीरान द्वीप तक पहुंचने लगते हैं। बिल्कुल। 1932 में मतलब रिटर के आने के कोई 3 साल बाद हैंस और उनकी पत्नी मार्गरेट अपने बेटे के साथ सब कुछ छोड़कर वहां आ जाते हैं, रिटर के अनुयायी बनकर। लेकिन रिटर और डोरा उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं होते। हाँ, हैंस उन्हें बताता है कि वो रिटर के दर्शन से कितना प्रेरित है, शायद ये सोचकर कि रिटर इंप्रेस होंगे। पर रिटो पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो उन्हें द्वीप की कठोर सच्चाई बताने लगते हैं। कि भाई यहाँ जंगली जानवर हैं, पीने के पानी के सिर्फ 2 छोटे सोते हैं, वो भी बारिश पर निर्भर। ये थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ वो दुनिया को जीने का रास्ता बता रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही अनुयायियों से ऐसा रवैया। हाँ, यही उनके दर्शन और उनके व्यवहार में एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। क्या उनका दर्शन सिर्फ पर्सनल मतलब बिल्कुल अकेले रहने के लिए था, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं? शायद। उनका हैंस और मार्गरेट की मदद ना करना, उन्हें एक पहाड़ी पर गुफा के पास छोड़ देना, ये उनके विचारों से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। और वो गुफा भी बाद में पता चलता है कि वहां लाशें सड़ती थीं। अरे बाप रे। और रिटर की पत्नी डोरा, वो भी उनका मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि ये मूर्ख यहाँ क्या करने आ गए हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे वो आदर्शवाद का पहला टकराव असली इंसानी भावनाओं से होता है। झुंझलाहट, शायद अपना इलाका बचाने की भावना। पर हैंस और मार्गरेट हिम्मत नहीं हारते। वो दिन रात मेहनत करते हैं, उस गुफा को मतलब रहने लायक बनाते हैं। हाँ, पीने के पानी के लिए जमीन में गड्ढा खोदते हैं, कटे हुए बांसों से बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम बनाते हैं। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे अपनी जगह बनाने की, लेकिन आसान नहीं था, खासकर मार्गरेट के लिए। रात में जंगली जानवरों की आवाजें, कीड़े मकोड़े, कड़ाके की ठंड। और फिर उन्हें पता चलता है कि मार्गरेट गर्भवती है। ओह! सोचिए जरा, उस माहौल में बच्चे को जन्म देना, ये ख्याल ही कितना डरावना रहा होगा। हैंस तो खुश था, पर मार्गरेट की चिंता तो बिल्कुल स्वाभाविक थी। हाँ, और जैसे ये काफी नर हो द्वीप पर और मेहमान आ जाते हैं। एलोवीज नाम की एक महिला, उसके 2 साथी, रोडोल्फ एक इंजीनियर और रॉबर्ट एक बॉडीगार्ड और एक नौकर भी। और ये नए लोग हैंस और मार्गरेट से एकदम अलग थे। बिल्कुल। एलोवीज खुद को किसी शाही खानदान की बताती है और उसका प्लान था इस वीरान द्वीप पर करोड़पतियों के लिए एक लग्जूरी रिजॉर्ट बनाना। कमाल है। वो रिटा की बड़ी फैन होने का दावा भी करती है। यहाँ तक कहती है कि रिटा ने इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने सारे दांत निकलवा दिए थे। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। यहाँ 2 दुनिया साफ टकराती हैं। एक तरफ हैंस और मार्गरेट, जो बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ एलओएस और उसका ग्रुप, जो द्वीप पर समाज की वही पुरानी महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे। पैसा, स्टेटस, बड़ा कंस्ट्रक्शन। और रिसोर्सेज पर पहला झगड़ा तो तुरंत शुरू हो जाता है। हाँ, एलओएस और उसके साथी हैंस मार्गरेट के बनाए गड्ढे में नहाने लगते हैं, वही गड्ढा जो उनका पीने के पानी का इकलौता सोर्स था। और सबसे दिलचस्प बात यह है, स्रोत के मुताबिक रिटर ही उन्हें उस पानी के सोर्स के बारे में बताता है। अच्छा।
मतलब जानबूझकर। ऐसा ही लगता है जैसे वो हैंस और मार्गरेट को परेशान करना चाहता था। यहाँ सवाल उठता है कि क्या एकांत ने रिटर को शांत करने की बजाय और चिड़चिड़ा बना दिया था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद एकांत ने उसकी जो एंटी सोशल टेंडेंसीज थी उन्हें और उभार दिया था, या शायद वो अपनी आदर्श दुनिया में किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। ये दिखाता है कि कैसे कम रिसोर्सेज और पर्सनल ईगो का टकराव छोटी सी जगह में भी बड़े झगड़े पैदा कर सकता है। जी, द्वीप पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इंजीनियर रुडोल्फ वो पानी का नया सोर्स खोजने में नाकाम रहता है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, उसे गुस्सा भी आता है कि वो अकेला खट रहा है, जबकि एलओएस और रॉबर्ट सिर्फ मजे कर रहे हैं। वो एलओएस से कहता भी है कि तुम मुझे यहाँ पागल बना के ले आई, तुम्हारे पास कोई ठोस प्लान नहीं था। बिल्कुल। उधर मार्गरेट के बच्चे के जन्म का समय बिल्कुल करीब आ जाता है। उसे तेज दर्द उठता है, वो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन हैंस उस वक्त शिकार पर गया होता है। और यहाँ इंसानियत का एक और बहुत परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। हाँ, मार्गरेट दर्द से चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, रॉबर्ट रुडोल्फ पास ही हैं, छिपकर देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। कोई नहीं। कोई नहीं। एलोइस भी अपने टेंट से बाहर नहीं निकलती, जबकि वो मार्गरेट की चीखें सुन सकती थी। सिर्फ एलोइस का नौकर थोड़ी हमदर्दी दिखाता है, कहता है कि किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये तो दिल दहला देने वाला है। अकेली, दर्द में और जंगली कुत्तों से घिरी हुई, खून की गंध से आ गए थे वो। हाँ, आखिरकार हैंस पहुंचता है, कुत्तों को भगाता है, लेकिन तब तक मार्गरेट बेहोश हो चुकी होती है। हैंस भागकर रिटर के पास मदद मांगने जाता है। और रिटर वो पहले तो साफ इनकार कर देता है। सोचिए, एक डॉक्टर होते हुए भी। क्या? हाँ, उसकी पत्नी डोरा के जोर देने पर वो आखिरकार आता है। वो देखता है हालत गंभीर है, प्लासेंटा अभी भी अंदर है। फिर वो चम्मच और गर्म पानी से एक बहुत दर्दनाक लेकिन जरूरी प्रोसीजर करके मार्गरेट की जान बचाता है। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक डॉक्टर की ड्यूटी थी, बिना किसी सहानुभूति के, या मजबूरी में उसकी प्रैक्टिकलिटी उसके दर्शन पर हावी हो गई? ये रिटर के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। वो पूरी तरह बुरा या भला नहीं है, बल्कि हालात के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी का मौसम आता है और द्वीप पूरी तरह सूख जाता है। पानी और खाने की भयानक कमी हो जाती है। रिटर भी इतना परेशान हो जाता है कि अब अपना दर्शन नहीं लिख पा रहा था। भूख से बेहाल इंजीनियर रोडोल्फ, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो मदद के लिए हैंस और मार्गरेट के पास जाता है। और यहाँ हैंस और मार्गरेट का मानवीय पक्ष दिखता है। उनके पास खुद ज्यादा नहीं था, फिर भी वो उसे खाना देते हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। हाँ, और इसी बर्ताव से प्रभावित होकर रोडोल्फ उन्हें एलोइस की सच्चाई बताता है। और क्या सच्चाई थी? कि एलोइस किसी शाही परिवार से नहीं थी। वो एक गरीब लड़की थी जिसने किताबों से शाही अंदाज सीखा था, उधार के कपड़े पहने थे अच्छा। और पेरिस के क्लब में नाचती थी। उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था। वो रिटर के बारे में पढ़कर शोहरत और शायद पैसे की तलाश में इस द्वीप पर आई थी। और रोडोल्फ को होटल बनाने का झूठा सपना दिखाकर साथ लाई थी। ये तो पूरा धोखा था। बिल्कुल। ये परत दर परत खुलते धोखे कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एलोइस की पूरी पर्सनालिटी ही एक छलावा थी। हाँ, द्वीप पर एक नई पहचान बनाने की कोशिश। इसी बीच एक बड़ा हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अपनी टीम और ढेर सारे खाने पीने के सामान के साथ द्वीप पर आता है। वो रिटर से मिलने आया था, उसकी शोहरत से प्रभावित होकर। ये बाहरी दुनिया से एक अचानक कनेक्शन था। हाँ, और एलोइस को लगा कि ये उसका मौका है। वो डायरेक्टर को इम्प्रेस करके शायद द्वीप से निकलने या अपने रिजॉर्ट के सपने को पूरा करने की उम्मीद करती है। अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है। लेकिन डायरेक्टर अनुभवी था। वो एलोइस के दिखावे को समझ जाता है। रात की पार्टी में वो रिटर और मार्गरेट की बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन एलोइस को ज्यादा भाव नहीं देता। बाद में जब एलोइस उसे रिझाने की कोशिश करती है तो वो उस पर हंसता है और कहता है कि शाही परिवार की लड़कियां ऐसे बर्ताव नहीं करती। ओह, ये तो एलोइस के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, उसका बुना हुआ सपना एकदम बिखर गया। और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो डायरेक्टर का जहाज जा चुका होता है। वो पूरी तरह अकेली और हताश रह जाती है, और इसके बाद वो एक खतरनाक कदम उठाती है। हाँ, डायरेक्टर जो खाने पीने का सामान रिटर के लिए छोड़ गया था, एलोइस उसे चुरा लेती है। और यहाँ से कहानी और ज्यादा हिंसक खतरनाक मोड़ लेती है। रिटर ये देख के गुस्से से पागल हो जाता है। खाने की चोरी उस माहौल में सबसे बड़ा अपराध था। हाँ, उसका वो दार्शनिक संयम सब टूट जाता है। वो हैंस के पास जाता है और उसे एक साइड चुनने को कहता है, मैं या एलोइस। हैंस पहले हिचकिचाता है, लेकिन रिटर उसे उकसाता है।
मार्गरेट उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, हिंसा के खिलाफ चेतावनी देती है। लेकिन वो नहीं मानते। रिटर का व्यक्तिगत पतन यहाँ साफ दिखता है। गुस्से में अपना टाइपराइटर तोड़ देता है। हाँ, और शाकाहारी होने का दावा करने वाला रिटर कहता है, मुझे बस खाना चाहिए, जो भी मिले, और शिकार पर जाने की बात करता है। राइफल लेकर बदला लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें रोडोल्फ मिलता है। उसे जान से मारने की धमकी देकर सच उगलवा लेते हैं कि एलॉयस के कहने पर ही उसने डोरा के गधे को गायब किया था। अच्छा, वो गधे वाली बात। हाँ, रोडोल्फ डर कर माफी मांगता है और अब रिटर और हैंस के साथ हो लेता है। देखिए, गठबंधन कैसे बदलते हैं। डर और मजबूरी नए साथी बना देते हैं। वे एलॉयस के कैंप पहुंचते हैं, एलॉयस को बाहर बुलाते हैं, लेकिन रॉबर्ट बाहर आता है और हमला कर देता है। वो रोडोल्फ को पकड़ लेता है। और फिर वो भयानक हिंसा। हैंस रॉबर्ट की गर्दन पकड़ लेता है और छुरा मारकर उसे मार देता है। ओह, जैसे ही रॉबर्ट गिरता है, एलॉइस बाहर आती है और तुरंत एक नया ड्रामा शुरू करती है। वो हैंस से लिपटकर कहती है कि रॉबर्ट उसे मारता पीटता था, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, अब हम रिसॉर्ट में बराबर के पार्टनर बनेंगे। क्या? लेकिन रिटर और हैंस तो उसकी असलियत जान चुके थे। हाँ, रिटर बिना कुछ कहे उस पर गोली चला देता है, उसे भी मार डालता है। ये तो दर्शन से हत्या तक का सफर पूरा हो गया। बिल्कुल, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। वो दार्शनिक एकांत पूरी तरह आदिम संघर्ष और हत्या में बदल चुका था। हैंस की हत्या शायद सेल्फ डिफेंस या बढ़ते झगड़े का नतीजा मानी जा सकती है। कोशिश करते हैं। यद्यपि वाकई एक लैब बन गया था, जो दिखा रहा था कि सभ्यता का वो जो मुलम्मा है, वो उतरने पर इंसान क्या कर सकता है। गोली की आवाज सुनकर मार्गरेट को शक हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उधर डोरा भी रिटर के बदलते हिंसक रवैये से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है। हाँ, वो रिटर से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम यहाँ दर्शन लिखने आए थे, लेकिन पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने की पॉलिटिक्स में मुझे फंसा दिया। रास्ते में डोरा की मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट उसे बताती है कि रिटर ने एलॉयस और रॉबर्ट को मार डाला है। लेकिन डोरा शायद अपने पति के प्रति वफादारी या सदमे के कारण विश्वास नहीं करती और उसका बचाव करती है। इसी दौरान रोडोल्फ समुद्र किनारे बैठा होता है और उसे एक जहाज दिखता है। वो सिग्नल देता है और बच निकलता है। रिटर उसे जाते हुए देखकर खुश होता है। उसे लगता है अब शांति से लिख सकेगा। उसे लिखने का नया आइडिया आता है। हाँ, वो डोरा को बुलाता है और बड़े जोश से बताता है कि आज उसे एक महान दर्शन लिखने का विचार मिला है। और यही कहानी का अंतिम और सबसे ठंडा विश्वासघात होता है ना? बिल्कुल। डोरा खुश होने का नाटक करती है, जश्न मनाने का बहाना करती है और कहती है, चलो आज दावत करते हैं, मैं अपनी मुर्गी पकाती हूँ। लेकिन यहाँ एक अहम बात है। स्रोत बताता है कि सुबह डोरा ने देखा था कि उसकी सारी मुर्गियां किसी बीमारी से मर गई थीं या बहुत बीमार थीं। ओ, तो वो जानबूझकर जहर। हाँ, वो उसी बीमार मुर्गी का मांस पकाकर रिटर को खिला देती है। रिटर खाता है और कुछ ही देर में जहर का असर होने लगता है। उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, शरीर सूजने लगता है। और मरते समय वो सिर्फ डोरा को कोस पाता है। हाँ, मार्गरेट समझ जाती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। रिटर, जो एकांत का दार्शनिक था, अपनी ही पत्नी के हाथों मारा जाता है। जर्मनी भेजे अपने आखिरी खतों में हत्या का शक हैंस पर जताया था। और डोरा भी पूछताछ में हैंस के खिलाफ ही बयान देती है, खुद को बचाने के लिए। लेकिन मार्गरेट सच सामने लाती है। वो पुलिस को बताती है कि असली हत्यारा रिटर था और डोरा ने रिटर को जहर देकर मारा है। सबूत के तौर पर वो बताती है कि डोरा के पास अभी भी सेहतमंद मुर्गियां हैं, जबकि बीमार मुर्गियां गायब हो चुकी हैं, जिनका मांस रिटर को खिलाया गया था। क्योंकि हैंस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, पुलिस उसे और उसके परिवार को द्वीप पर ही छोड़ देती है। डोरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है। डोरा जर्मनी लौट जाती है, अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताती है और 1943 में मर जाती है। हाँ, और मरने से पहले वो द्वीप पर अपने अनुभवों पर एक किताब लिखती है, जो बहुत हिट होती है, जिसमें वो मार्गरेट और उसके परिवार पर कई इल्जाम लगाती है। और मार्गरेट, वो भी जवाब में किताब लिखती है। वो अपने परिवार के साथ उसी द्वीप पर रहती है और आखिरकार वहां एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाती है। वही सपना जो एलॉइस का था, लेकिन शायद ज्यादा टिकाऊ तरीके से। वो रिजॉर्ट आज भी पर्यटकों के लिए खुला है। हाँ, रोडोल्फ का क्या हुआ? उसका जहाज समुद्र में लापता हो गया। माना जाता है कि वो भी मारा गया। तो ये थी एक दार्शनिक सपने के भयानक अंत की कहानी। एकांत की तलाश एक क्रूर जीवन संघर्ष में बदल गई। हाँ, जिसमें धोखा, हिंसा, विश्वासघात सब कुछ था। एक मुख्य बात जो उभर कर आती है, बाहरी दुनिया की जटिलताओं से भागकर भी इंसान अपनी अंदरूनी जटिलताओं से बच नहीं पाता।
कौन सी जटिलताएं? जैसे महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, डर, हिंसा। हाँ, शायद एकांत उन प्रवृत्तियों को और ज्यादा उभार देता है। बिल्कुल। ये द्वीप एक आईने की तरह बन गया जिसने मानवीय स्वभाव की हर परत को उजागर कर दिया। अच्छाई, बुराई, संघर्ष और जीवित रहने की वो जो अदम्य इच्छा होती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस स्रोत ने हमें दिखाया कि कैसे आदर्शवाद और यथार्थ के बीच का टकराव, कम संसाधन और सामाजिक ढांचे का अभाव इंसान को उसके मूल स्वभाव की ओर धकेल सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या समाज के नियम और बंधन हमें बर्बर होने से रोकते हैं, या क्या एकांत हमें हमारे असली, शायद ज्यादा आदिम रूप से मिला देता है? ये सवाल वाकई विचार करने लायक हैं कि हम सभ्यता के बिना आखिर हैं क्या।